दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के प्रारंभिक चरण में एनसीईआरटी की पुस्तकों का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखकर एनसीईआरटी श्रृंखला प्रारंभ की गई है। दोस्तों, एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 7वीं कक्षा के इतिहास हमारे अतीत भाग 2 का अध्याय 1 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। दोस्तों, इस अध्याय में आप नई और पुरानी शब्दावली, इतिहास और उनके स्रोत, पुराने और नए धर्म के संबंध में तथा राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से हुए, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो 7वीं कक्षा के एनसीईआरटी इतिहास का अध्याय 1 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। दोस्तों, मानचित्र ये देखिए, यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया है। ये एक मानचित्र है और इसके आगे एक दूसरा मानचित्र दिया गया है। तो दोस्तों, ये जो मानचित्र है ये 12वीं शताब्दी के भूगोलवेत्ता अल अदरीशी द्वारा बनाया गया दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया है। तो ये जो नक्शा है आप इसको ध्यान से देखिए। ये एक 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता हैं अल अदरीशी, उनके द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा बनाया गया है और अरब भूगोलवेत्ता अल अदरीशी ने 1154 ईस्वी में इसे बनाया था। दोस्तों, यहाँ पर जो नक्शा दिया गया है वह अल अदरीशी द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को ये दर्शाता है। मानचित्र 2, जिसे आप आगे के जो है पृष्ठ पर देखेंगे, वो फ्रांसीसी मानचित्रकार द्वारा 1720 में बनाया गया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके या एक ही क्षेत्र के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल अदरीशी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत को ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप उत्तर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। दोस्तों, जगहों के नाम जो हैं वो अरबी भाषा में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का कन्नौज। और मानचित्र 2 जो है पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया और इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थीं और ये नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा और उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक और व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का प्रयोग किया करते थे। देखिए, 18वीं सदी के आरंभ में ग्विलाम द लिस्ले के एटलस नूबो के अनुसार ये जो भारतीय उपमहाद्वीप का एक चित्र दिया गया है, ये जो मानचित्र है काफ़ी स्पष्ट है और इसे एक फ्रांसीसी मानचित्रकार द्वारा बनाया गया है। तो ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये नक्शा काफ़ी हद तक जो हम वर्तमान में अपना मानचित्र देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र, काफ़ी हद तक उसके अनुसार है। तो इन दोनों मानचित्रों को देखकर क्या आप क्या सोचते हैं? तो दोस्तों, इन दोनों मानचित्रों के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि हमेशा परिवर्तन होता रहता है और जैसा कि इस अध्याय का नाम भी है कि 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, जो कि इस वीडियो का जो है मुख्य विषय भी है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान बहुत कुछ बदल गया था। यानी जब काफ़ी लंबा समय है दोनों मानचित्रों के बनने में और दूसरे युग तक मानचित्र बनाने का विज्ञान बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो 2 नक्शे जो आपने देखे थे, एक अरबी मानचित्रकार द्वारा बनाया गया था और एक दूसरा फ्रांसीसी मानचित्रकार द्वारा बनाया गया था और दोनों मानचित्रों के बनाने के समय काल में अंतर है और कोई भी इतिहासकार जब बीते हुए युगों या पुराने जो समय काल है, पुराने समय के दस्तावेज, नक्शों और लेख का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए सूचनाओं का संदर्भ जो होता है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। आइए जानते हैं नई और पुरानी शब्दावली क्या होती है। दोस्तों, समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते रहते हैं। भाषा और उनके अर्थ भी बदलते जाते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत कुछ बदली हैं।
जैसे मध्य युग की फारसी भाषा आधुनिक फारसी भाषा से अलग है और ये केवल व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं बल्कि समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, जैसे जैसे उस भाषा में कुछ नए शब्द जुड़ते जाते हैं या नई प्रकार की चीज़ें शामिल होती जाती हैं तो ऐसे शब्द भी उस भाषा में जुड़ते जाते हैं। हम एक उदाहरण के साथ इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हिंदुस्तान शब्द जो है वो हमारे देश भारत के लिए प्रयुक्त होता था, लेकिन आज हम आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा और यमुना के बीच में स्थित क्षेत्र से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए प्रयोग किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे और सल्तनत के प्रचार प्रसार के साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। तो देखिए, जो हिंदुस्तान शब्द था दोस्तों, उसका अर्थ समय के अनुसार बदल गया है। मिन्हाज ए सिराज एक फारसी इतिहासकार थे। उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित जो मैदानी क्षेत्र था उसके लिए किया था। दोस्तों, 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। तो 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान का प्रयोग और भी विस्तृत अर्थ में किया। यहाँ के निवासियों की संस्कृति और पशु पक्षी, भूगोल, इन सब के बारे में जानकारी के लिए बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। इसके अलावा एक 14वीं सदी के एक कवि हैं अमीर खुसरो, इनके द्वारा हिंद शब्द का प्रयोग किया गया था जो कुछ इसके ही समान था, मगर भारत को एक भौगोलिक और जो है सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। वहाँ हिंदुस्तान शब्द से जो है वो राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जिसको कि आज हम जोड़ते हैं। दोस्तों, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ होते थे। जैसे एक शब्द है विदेशी। विदेशी शब्द का अर्थ आज हम लेते हैं जो अपने देश से संबंधित नहीं यानी किसी दूसरे देश से संबंधित होता है, उसे विदेशी कहा जाता है। लेकिन ये जो ऐसा व्यक्ति है, मध्य युग में इसका अर्थ होता था गांव में आने वाला कोई अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, उसे विदेशी कहा जाता था। आज जहां विदेशी किसी दूसरे देश के नागरिक से लिया जाता था, वहां मध्यकाल में गांव में किसी दूसरे गांव से आने वाले व्यक्ति को, अनजाने व्यक्ति को विदेशी कहा जाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी भी कहा जा सकता है। इसलिए दोस्तों, किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धर्म या जाति के परंपराओं से जुड़े होने के बाद भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। जैसे अगर जो कोई व्यक्ति दूसरे गांव का आता था तो उसे विदेशी माना जाता था, लेकिन एक ही गांव में रहने वाले व्यक्ति, उनके धर्म और मान्यताएं अलग अलग हों तब भी उन्हें विदेशी नहीं कहा जाता था। अब आइए देखते हैं इतिहासकार और उनके स्रोत के बारे में। तो इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं, उनकी खोज और प्रकृति क्या है, इसको देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोत यानी सोर्सेज का सहारा लेते हैं। जैसे पिछले जो है वर्ष में आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था, और इस वर्ष जो हम पुस्तक पढ़ेंगे इसमें मुख्य तौर पर 700 से लेकर 1750 ईस्वी के लगभग 1000 वर्षों के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इतिहास के जो स्रोत होते हैं वो भी बदलते रहते हैं, लेकिन इस काल के अध्ययन के लिए जो इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। सूचना इकट्ठा करने के लिए इतिहासकार सिक्कों, शिलालेख, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला, लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी अलग हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई थी, जबकि पुराने समय में लिखित सामग्री की जो संख्या थी वो बहुत कम थी या नहीं थी। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे जो है वो कम करने लगे, और इस समय के दौरान जहाँ
कागज़ क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन और उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब और करों के खाते आदि लिखने में कागज़ का उपयोग करने लगे। दोस्तों, धनी व्यक्ति जो थे, शासक जन, मठ और मंदिर, ये सभी पांडुलिपियां एकत्र करते थे। पांडुलिपियां किन्हें कहा जाता है? तो हाथ से लिखी गई कृतियों को पांडुलिपि कहा जाता था। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय और अभिलेखागारों में रखा जाता था। अभिलेखागार दोस्तों एक ऐसा स्थान होता है जहां पर दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। तो दोस्तों, ये जो पांडुलिपियां और दस्तावेज हैं, यहाँ से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इसका उपयोग करना कठिन है। दोस्तों, उन दिनों छापे खाने या प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की दूसरी कृति तैयार करते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल या होमवर्क की नकल उतारी है तो आप ये जानते होंगे कि ये काम आसान नहीं होता है। ऐसा क्यों है? तो कभी कभी आपके मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज लगाना होता होगा कि क्या लिखा गया है। इसलिए आपके लिखे में और मित्र के लिखे में कुछ छोटे मोटे लेकिन कुछ अंतर आ जाते थे। दोस्तों, पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी यही कुछ कुछ होता था। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों का भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गईं और इसमें कुछ समस्याएं भी आईं। इसमें मुख्य समस्या ये आई क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है और हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अनुमान लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर एक आसान चित्र है जो थोड़ा सा दूर दूर लिखा गया है और यहाँ पर एक थोड़ा गहन शैली में लिखा गया है। तो ये लिखावट की दो प्रकार की शैलियाँ हैं। फारसी और अरबी पढ़ने में इसको कठिनाई आ सकती है। नस्तलिक लिपि जो बाईं ओर में है, यहाँ पर वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं और फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। ये शिकस्त लिपि है, दाईं ओर अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन होती है। दोस्तों, कई बार जो होता है वो लिपि या लेखक समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन भी करते रहते थे। जैसे 14वीं सदी के एक इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी और यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। तो आपने जान लिया, जो हमारे पास लिखित स्रोत और साधन हैं उनको समझने के लिए भी भिन्न भिन्न कृतियों या उसकी अलग अलग प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है, तभी जाकर हम उसके बारे में या लेखक के मूल मंतव्य को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। दोस्तों, सन 700 से और 1750 के बीच जो 1000 वर्ष होते हैं, इसका अध्ययन जो है इतिहासकारों के लिए भारी चुनौती है, इसलिए कि पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्र यानी बारूद वाले हथियारों का प्रयोग हुआ। और इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और काफ़ी नए खाद्य पदार्थ भी यहाँ पर शामिल हुए। दोस्तों, ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियों और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार लेकर भी आए। तो परिणाम स्वरूप ये काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल भी रहा है। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना
बहुत बढ़ गया था और अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर तक यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थीं। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा है उसमें एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र से निकला है। दोस्तों, राजपूत जो होता था उसका जो शुद्ध या संस्कृत निष्ठ रूप है वो राजपुत्र होता है। 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवा करते थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ यानी लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाले जाति आदि समूहों ने भी उठाया था। तो दोस्तों, 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच राजपूतों का जो है प्रभाव बढ़ा था। राजपूत या राजपुत्र जो होते थे वो लड़ाका जाति अपने को मानते थे और क्षत्रियों का वंशज मानते थे। दूसरे, इस पूरे काल में जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण नई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। तो पर्यावास क्या होता है दोस्तों? पर्यावास का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। तो लोगों के पर्यावास में परिवर्तन हुआ और कई प्रकार की वनवासियों और मूल जातियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए और कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार भी करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी और कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़े, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जात विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और दर्जा होता था। दोस्तों, अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। नियमों का पालन करके लोग अपने सदस्यों के प्रति जो है सेवा भाव और आचार विचार और व्यवहार रखते थे। इन नियमों का पालन जात के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिन्हें कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गाँव के रीति रिवाजों का भी पालन करना पड़ता था। इसके अलावा कई गाँवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। दोस्तों, क्षेत्र और साम्राज्य, आपने जाना जो गांव है, गांव में सामाजिक संरचना किस प्रकार से थी। विभिन्न प्रकार के जाति और उपजातियां थीं और इनके लिए कुछ अपने गांव के लिए नियम बनाए जाते थे और उनका पालन सभी को करना पड़ता था। लेकिन गांव के बाद क्षेत्र और साम्राज्य किस प्रकार से बढ़ रहे थे उनके बारे में आइए देखते हैं। दोस्तों, चोल, तुगलक, मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जिसका समयकाल 1266 से 1287 ईस्वी में, एक उनकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति दोस्तों उसमें एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल यानी गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत यानी द्रविड़ क्षेत्र भी आता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे जो थे वो पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे ये समझने की कोशिश में लगे हैं कि शासक लोग
उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पे अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानचित्र है आपका, और इसमें इस मानचित्र में जो है वो अंक के आधार पर जो है अंकों के आधार पर स्थानों के नाम दिए गए हैं। जैसे इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान थे, देखिए 5वां लाहौर है और तीसरा मुल्तान है। तीसरा जो है मुल्तान यहाँ पर है, 5वां जो आपका लाहौर है, लाहौर ये रावी नदी के तट पर स्थित है। उसी प्रकार उत्तर भारत के अन्य राज्यों में देखिए दिल्ली 10वें स्थान पर, बदायूं और कन्नौज 11वें और 12वें स्थान पर है। दिल्ली यहाँ पर है, उसके बाद 11वें और 12वें स्थान पर बदायूं और कन्नौज हैं। और इसी प्रकार दक्षिण भारत के भी कुछ राज्य हैं, जैसे 20वें स्थान पर देवगिरी है यहाँ पर आपका। उसके अलावा देवगिरी के अलावा जो 21वां स्थान है ये तेलंगाना है, 22वें पे तेलंग है, और 23वें पे देखिए द्वार समुद्र है, और 24वें पर आपका मालाबार है। तो ये भारत का राजनीतिक मानचित्र है, और इसमें आपको कुछ नदियों और कुल मिलाकर जो पहले शासक था वो जो है वो नदियों के किनारे जो है मैदानी भाग जो होता था, उपजाऊ ज़मीन होती थी, वहाँ पर उनकी राजधानियाँ बनती थी, और उसी के आधार पर ये मानचित्र बनाया गया है। दोस्तों, भाषा और क्षेत्र क्या होता है? तो सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर ध्यान दिया था कि इस देश के हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगानी, गुर्जरी, मौबारी, गौड़ी, अवधी और हिंदवी जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती थी। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की आपको एक सूची बनानी है, और उस सूची के आधार पर किन किन क्षेत्रों में ये भाषाएं बोली जाती थी आप उनको तैयार करेंगे। दोस्तों, सन 700 ईस्वी तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे, और उनकी अपनी भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। आगे के अध्याय में आपको इसके और बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी, और ये क्षेत्र जो थे विशेष शासक राजवंशों से जुड़ गए, और इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहट चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लेते थे, और ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए खिलजी और मुगल वंश के शासक कितने समय तक चले थे, इसके बारे में भी आइए जानते हैं। 18वीं सदी में जो मुगल वंश था ये पतन के ढलान पर था। इसके कारण क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे थे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी, और उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था। उन राज्यों की बहुत सी बातें उस महाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। दोस्तों, इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से पता चलता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी, और इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक दूसरे के समान हैं। ऐसी परंपराएं विविध क्षेत्रों में जैसे प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति और भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। जो इस पुस्तक का अध्ययन का जो क्षेत्र है या समय काल है 700 से लेकर 1750 ईस्वी के बीच के 1000 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी, बल्कि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रहीं, और समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। अब आइए देखते हैं पुराने और नए धर्म। तो इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं उसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। दैवी तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी, और जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया वैसे वैसे इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन होता गया। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए थे।
इन बदलावों में क्या शामिल था? नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज के पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और सत्ता, ये सब जो था हिंदू धर्म में बड़े परिवर्तनों का जो है वो कारक रहा है। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था और इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। तो संरक्षक या गार्जियन किसे कहा जाता है? दोस्तों, संरक्षक कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा देता है, उसे संरक्षक कहा जाता है। तो ये जो संस्कृत ग्रंथों के जानकार लोग थे ब्राह्मण, इनके जो संरक्षक वो नए शासक थे, उन्हें स्वयं प्रतिष्ठा और सम्मान चाहिए था, इसलिए वे इनके संरक्षक बने और इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में ब्राह्मण वर्ग का दबदबा और प्रभाव अधिक था। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सकें। इस विषय में हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये वही युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान जो है वो कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। दोस्तों, मुसलमानों का जो धर्म ग्रंथ है वो कुरान शरीफ है और ये सबसे पहले कुरान शरीफ का संदेश 7वीं शताब्दी में व्यापारियों द्वारा भारत में फैला। जो मुस्लिम हैं कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, वो केवल एक ईश्वर यानी अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। तो उलेमा किन्हें कहा जाता था? मुस्लिम जो है शासकों में जो न्याय शास्त्री या न्याय के विद्वान थे उनको उलेमा कहा जाता था। और इस्लाम धर्म को मानने वाले कई शासक इन धर्मशास्त्रियों और उलेमाओं को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे और कुछ लोग सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। तो आपको शिया और सुन्नी में अंतर करने की ज़रूरत है। मुस्लिमों के दो संप्रदाय हैं, शिया और सुन्नी। तो शिया कौन थे दोस्तों? शिया वो लोग थे जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद अली को मुसलमानों की विधि सम्मत नेता मानते थे। सुन्नी लोग खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस्लाम धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं और ऐसे ही धर्म सिद्धांतों का रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। तो दोस्तों, इतिहासकार जो होता है वो समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी केवल घंटों, दिन और वर्षों के बीतने के रूप में उनकी समय और जो कालखंड होते हैं उनकी गणना नहीं होती है। इतिहासकारों का नज़रिया ये है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है और ये दिखाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना अस्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े हिस्से युगों या कालखंडों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश युग। यह विभाजन इस विचार पर आधारित थे कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में यदि कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण से इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा हो जाती थी। लेकिन इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं और अधिकतर जो इतिहासकार हैं आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करते हैं।
पिछले वर्ष के जो बुक थी उसमें आपने प्राचीन समाजों में कई प्रकारों का समावेश था, जैसे उस समय शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य के बारे में जाना था। आप ये जो इस साल की बुक पढ़ेंगे यानी 7वीं कक्षा की हमारे अतीत भाग 2, वो मध्यकालीन इतिहास का है। पिछले वर्ष आपने मध्यकालीन नहीं प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा था और ये काल मध्यकालीन इतिहास का है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक साम्राज्यों का उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और अधिक विस्तार में जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी अलग थे, इसलिए इस सारे कालखंड को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर भी मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे ये आशय निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था, उस दौरान भी काफ़ी परिवर्तन हुआ था। दोस्तों, इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे होंगे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया था। ये जो पुस्तक है आप इसको पढ़ते समय परिवर्तन के चिन्ह और सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना प्राचीन भारत के इतिहास में जो आपने पढ़ा था उसकी बातों से करें और तब आपको पता चलेगा कि कहाँ पर बदलाव हुए हैं और कहाँ पर नहीं। और आज आप आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर ये भी देखें कि इस समय जो आप पढ़ रहे हैं उसके अंतर में क्या बदलाव हुए हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें एक भूमिका है, आपने भूमिका के रूप में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, यानी आपने एनसीईआरटी 7वीं कक्षा के इतिहास हमारे अतीत भाग 2 का अध्याय 1 पढ़ा, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो दोस्तों, परिवर्तन हमेशा होता रहता है, कोई भी समय कालखंड ऐसा नहीं होता है जिसमें कोई परिवर्तन न हो, और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, आप जानते भी हैं। तो हर समय कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। पिछले वर्ष आपने जो 6ठी कक्षा की पुस्तक पढ़ी थी हमारे अतीत भाग 1, उसमें काफ़ी कुछ आपने जिसे हम प्राचीन इतिहास कहते हैं उसके बारे में पढ़ा था, और इस भाग में हम 750 ईस्वी से लेके जो 1700 ईस्वी तक का अध्ययन करेंगे। वो हमारा कालखंड मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो ये अध्याय था, प्रथम अध्याय, इसमें एक रूपरेखा या खाका खींचा गया है कि हम आगे के अध्यायों में क्या क्या पढ़ेंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।